Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS365। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का हमारा सेशन करंट अफेयर्स का रहने वाला है। हम हमेशा की तरह अपनी करंट अफेयर्स में आज भी स्टैटिक पार्ट, एनालिसिस ऑफ द न्यूज़ और अपने एग्जाम ओरिएंट न्यूज़ को समझेंगे। ठीक है, सो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल का फ़ायदा वो नहीं ले पा रहे हैं, तो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन काइंडली सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आपको जो इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग अपकमिंग लेक्चर्स, अपकमिंग वीडियोस, कोई भी नोटिफिकेशन किसी से भी संबंधित अगर चैनल से रिलीज की जाती है तो आपको वो सबसे पहले मिले। ठीक, तो हमारा चैनल रहेगा GS365, ये हमारा चैनल रहेगा। अगर आपको जुड़ना है टेलीग्राम चैनल पर, जहां आपको मिलता है डेली बेसिस का PDF, चाहे वो करंट अफेयर्स का लेक्चर हो, चाहे वो फाउंडेशन का बैच हो, कोई भी लेक्चर जिससे संबंधित, जो लेक्चर अगर यूट्यूब पे आ रहा है उससे संबंधित कोई भी PDF साथ के साथ शेयर की जाती है ग्रुप में, ताकि आप एक्सेस कर सकें इन्फॉर्मेशन को और चीज़ें रिवाइज कर सकें इजीली। राइट, ठीक, क्लियर पॉइंट। तो इसलिए आप जुड़ सकते हैं GS365@4U टेलीग्राम चैनल है। राइट, और यहाँ पर सब्सक्राइब करेंगे जहाँ पर बहुत सारी प्लेलिस्ट लगी हुई है, चाहे हम बात करें करंट अफेयर्स की, चाहे हम बात करें फाउंडेशन हिस्ट्री, चाहे हम बात कर लें फाउंडेशन पॉलिटी, चाहे हम रैपिड कोर्स की बात कर लें, SOP पुलिस, ठीक, रीजनिंग की बात करें, चाहे हम और सब्जेक्ट की बात करें, सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग है। ठीक है, सब क्लियर पॉइंट। बढ़ेंगे फर्स्ट न्यूज़ की तरफ, और फर्स्ट न्यूज़ हमारा है कि भारत और नेपाल ने आपराधिक मामले में पारस्परिक कानूनी सहायता पर समझौते को अंतिम रूप दिया है। ठीक है, तो पारंपरिक सहायता क्या है, आपराधिक पारंपरिक सहायता क्या है, क्या समझौता है? तो इस समझौते के अंतर्गत दोनों देश अपने जो खुफिया एजेंसीज है, खुफिया जानकारियों को साझा करती है एक दूसरे को। तो इस समझौते के अंतर्गत क्या होगा? खुफिया साझेदारी, एक मिनट, खुफिया साझेदारी। ठीक है, पॉइंट ये है, खुफिया साझेदारी शेयर करने के लिए क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट हो गया, समझौता हो गया। ठीक है, सब क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या भारत ने इससे पहले किसी और देश के साथ भी ऐसा किया हुआ है? जी हाँ, भारत ने यूएसए के साथ किया है। ठीक है, 2005 में ही कर लिया था इनके साथ। इसी तरीके से इसराइल के साथ भी किया हुआ है। इसराइल 2015 में किया था। ठीक है, ऐसे ही भारत ने लगभग 42 कंट्रीज के साथ क्या किया हुआ है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है जहां पर वह अपनी खुफिया जानकारी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं खुफिया साझेदारी से संबंधित कौन सा मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है, यानी कि किस मंत्रालय को यह रिपोर्ट करते हैं? तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। क्लियर पॉइंट है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत यह न्यूज, यह पॉइंट आएगा। इससे क्या क्या फायदा हो सकता है? इससे सबसे इंपॉर्टेंट फायदा, सबसे जरूरी फायदा होता है कि यह आपराधिक मामलों में सहयोग के लिए जो प्रक्रिया है उसको औपचारिक रूप से औपचारिक हो जाएगा। वो ऐसा नहीं आपको बैकडोर एंट्री करना पड़ रहा है, बैक चैनल से काम करना पड़ रहा है, यानी कि आप फ्रंट पे आके एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि जो अधिकारी हैं, अधिकारियों को प्रूफ, इंफॉर्मेशन, इन सबका स्पष्ट क्या होगा? साझा करने का अब अधिकार रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप छिपके छिपके काम करो, पर्दे के पीछे रह के काम करो। इससे और भी फायदा हो सकता है कि प्रोसेस में तेजी आएगी, क्योंकि अब डिले नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट है, आपको शेयर करना है, हमें भी शेयर करना है, बात क्लियर है, तो जो काम में डिले है वो नहीं होगा। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। इससे संबंधित एक चीज, एक पॉइंट और आता है, प्रत्यार्पण। तो प्रत्यार्पण क्या होता है? एक वर्ड निकल के आता है, न्यूज में रहेगा, प्रत्यार्पण। ठीक है, एक और वर्ड है प्रत्यार्पण, ये भी समझ लीजिए साथ के साथ। प्रत्यार्पण क्या होता है? क्या इससे संबंधित भी कुछ है? जी हाँ, प्रत्यार्पण क्या होता है कि एक देश के द्वारा दूसरे देश को उस व्यक्ति को सौंपना जो उन आपराधिक मामलों में संलिप्त था जिसके लिए उसे आरोपी या दोषी ठहराया जाए। साथ ही ऐसे आरोपी या दोषी व्यक्ति को, ठीक है, ध्यान से सुनना, ऐसे व्यक्ति, दोषी या आरोपी व्यक्ति को दूसरे देश के न्यायालयों में मुकदमा चलाने की शर्तों को पूरा करते हैं। सपोज करो कोई एग्जांपल है, कोई व्यक्ति है जैसे भारत में केस चल रहा है, ठीक है,
भारत की प्रत्यार्पण संधि है यूएसए के साथ, कोई यूएसए का पर्सन जहां भारत में केस चल रहा है, तो संधि के माध्यम से वह व्यक्ति को भारत लाया जाएगा, उनको भारत एक्सट्रेडिशन करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, प्रत्यार्पण संधि। यह पूर्णतः किसके अंतर्गत आता है? प्रत्यार्पण। यह पूर्णतः विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आता है, विदेश मंत्रालय के अंतर्गत ये आएगा। ठीक है, यह विदेश मंत्रालय के तहत आता है। ठीक, हम बात करें नेपाल की, तो भारत और नेपाल के साथ क्या प्रत्यार्पण संधि है? जी हाँ, भारत और नेपाल के मध्य प्रत्यार्पण संधि 1953 में हुई थी। कब हुई थी? प्रत्यार्पण संधि कब हुई है? 1953 में हुई थी, जिसे परिवर्तन करने की अभी चर्चा चल रही है, यानी कि इसको संशोधित करना है। संशोधित क्यों करना है? क्योंकि अब उसे अपडेट करना है, नई आवश्यकताओं के अनुरूप उसे बनाना है। और जो चुनौतियां हम देख रहे हैं, चाहे हम बात करें कानून की बात करें, चाहे प्रशासनिक रूप में जो चुनौतियां हम देख रहे हैं, जिनके कारण भारत और नेपाल के मध्य संबंधों में बाधा उत्पन्न हो रही है, उन सबको क्या करना है? समाप्त करना है, सुगमतापूर्ण समाप्त कर देना है। ठीक है, तो ये ओवरऑल न्यूज थी। आपको हमने बताया कि पारंपरिक कानूनी सहायता समझौता अंतिम रूप से हुआ है, वो किससे संबंधित है? वो खुफिया एजेंसी इसके मध्य है, खुफिया जानकारी साझा करने से संबंधित है, और यह पूर्णतः गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि भारत ने यूएसए और इजराइल जैसे देशों के साथ लगभग 42 देशों के साथ, कितने? 42 देशों के साथ, लगभग 42 देशों के साथ यह संधि या समझौता किया हुआ है। ठीक है, हमने बात की कि एक और वर्ड निकलता है एक्सट्रेडिशन। ठीक है, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट प्रॉपर्ली, काइंडली अंडरस्टैंड इट। एक्सट्रेडिशन एक वर्ड है जो निकल के आया, जो पूर्णतः विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति को डिपोर्ट किया जाता है दूसरे देश में, जहां पे वहां उससे संबंधित कोई केस, कोई आरोप उस पर लगा हुआ है, वो चल रहा होता है। ठीक है, तो भारत और नेपाल के मध्य भी यह संधि हो रखी है, और यह कब हुई थी? 1953 में हुई थी, जिसके भी परिवर्तन करने की बात की जा रही है, संशोधन करने की बात की जा रही है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि एक अध्ययन में जूनोटिक पशुजन्य खतरों के वैश्विक हॉटस्पॉट की पहचान की गई है। यानी कि क्या कि अध्ययन से क्या हुआ है कि जो पशुओं से उत्पन्न जो खतरे हैं, ऐसे हॉटस्पॉट की पहचान की है। किसने की है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक सूची जारी की है, जिसमें जूनोटिक बीमारियों को पहला व्यापक मूल्यांकन उन्होंने किया है, यानी कि पहला अध्ययन किया है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी बीमारियों को इसमें शामिल किया गया है? तो इसमें स्पेशली शामिल किया गया है एबोला वायरस को, निपा वायरस को। ध्यान रखिएगा, कोविड-19 इसमें शामिल नहीं था। तो भाई ये बात कर रही है पशुजन्य खतरों को लेकर। तो कोविड-19 क्यों नहीं था? क्योंकि कोविड-19 किसी पशु के कारण उत्पन्न नहीं हो रहा था। ठीक है, तो एबोला हो गया, निपा वायरस हो गया, ये सब क्या है? ये पशुओं से होने वाले बीमारियां हैं। ठीक है, जूनोटिक बीमारियां हैं। इससे हम पहला अध्ययन किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? WHO के द्वारा सूची जारी की गई है। क्वेश्चन ये है कि जूनोटिक क्या होता है? जूनोटिक क्या होता है? जूनोटिक रोग उन्हें कहते हैं जो कीटाणु पर के कारण होते हैं, जो कीटाणु हो गए। ठीक है, जैसे कीटाणु में कौन कौन से आते हैं? वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगई हो गया, इन सब के कारण जो मनुष्य और जानवरों में फैलते हैं। यानी कि जूनोटिक क्या होते हैं? ऐसे रोग जो कीटाणुओं, जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगई हो गया, ठीक है, प्रोटोजोआ हो गया, इनके कारण होते हैं और जो जानवरों और मनुष्यों में फैलते हैं, ऐसे रोगों को जूनोटिक रोग कहते हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट। इस अध्ययन में जो इन्होंने अध्ययन किया है, इस अध्ययन में इन्होंने क्या प्राप्त किया है? इनका यह मानना है कि दुनिया के 9.3%, कितना? 9.3% भूमि क्षेत्र को रोग प्रकोप के उच्च, या दूसरी कैटेगरी हम कहें बहुत उच्च जोखिम वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है, क्योंकि ये बात कर रहा है हॉटस्पॉट की। ठीक है, तो हॉटस्पॉट को कितना माना गया है? तो दुनिया का लगभग 9.3% भूमि क्षेत्र, यानी कि लगभग 10% क्षेत्र पृथ्वी का क्या है? बहुउच्च जोखिम वाला क्षेत्र इन्होंने बताया है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो WHO के अकॉर्डिंग कौन कौन से एरिया हॉटस्पॉट में है? कुछ नहीं है, बताइए कौन कौन से एरिया हो सकते हैं हॉटस्पॉट में। तो आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बनाइए कि पहले तो अफ्रीका होगा, सिंपल सा, क्योंकि अफ्रीका की जो भौगोलिक स्थिति है वो इस तरीके की है कि वहाँ पे ज़्यादातर बीमारियां आपको देखने को मिलेंगी। अफ्रीका तो क्लियर, हटा दो। ठीक है, दूसरा आप एक याद रखेंगे कि ये 100% प्रूफ नहीं है, बट एक बैक ऑफ द माइंड ये रखेंगे कि जो कम डेवलप्ड कंट्रीज हैं वह ज़्यादा जूनोटिक रोगों से ग्रसित होंगी। चाहे बात लैटिन अमेरिका हो गया,
ओशनिया हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया। ठीक है, इनका ये मानना है कि दुनिया की लगभग 3% आबादी क्या होने वाली है, बहु उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में रहती है। ठीक है, 3% आबादी बहु उच्च जोखिम एरिया में रहती है। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट, क्लियर। दूसरा पॉइंट समझिए कि कौन कौन से रीजन हैं जिनके कारण इन्हें प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कारक है जलवायु। किसी भी क्षेत्र की जलवायु रोगों को प्रभावित करेगी, बीमारियों को प्रभावित करती है। जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जांपल मैंने बात की थी अफ्रीका, मैं बताया था अफ्रीका की भौगोलिक स्थिति इस तरीके की है कि वहां पर आपको लगभग हर बीमारी मिल जाएगी। ज्यादातर बीमारियों का जनन अफ्रीका से हुई होता है। भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां का जो जलवायु है वो उसके लिए सूटेबल होता है बीमारियों के लिए। ठीक, तो गर्म जलवायु में रोगों का जोखिम अधिक होता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। दूसरा पॉइंट बताइए, जनसंख्या घनत्व। आप मुझे बताइए, जनसंख्या घनत्व बीमारी के प्रकोप को सबसे अधिक प्रभावित करता है, कैसे करेगा बताइए। याद है कोविड-19 सबको? कोविड-19 जो भीड़ भाड़ वाले इलाके थे वहां पर केसेस ज्यादा हो रहे थे, लोग ज्यादा रहते हैं, कंजेस्टेड रहता है। ठीक है, जब कंजेस्टेड रहेगा, यूनिटी के रोगों की मैं बात कर रहा हूं वैसे भी। ठीक, तो सिंपल सी बात है कि जनसंख्या घनत्व अधिक होगा तो वहां पर संभावनाएं ज्यादा होंगी, वह क्षेत्र ज्यादा संवेदनशील होगा कि वहां पर बीमारियां फैलें। ठीक है, क्लियर पॉइंट। ठीक, थोड़ा सुझाव हम दे सकते हैं। क्या सुझाव दे सकते हैं? तो पहली चीज, जलवायु अनुकूल सतत भूमि उपयोग। ठीक, क्योंकि हम डिस्टर्ब कर रहे हैं प्रकृति को। शहरी नियोजन, इन सब में सुधार बहुत जरूरी है। साफ सफाई का ध्यान रखा जाना चाहिए, बेसिक चीजें होनी चाहिए, आधारभूत संरचना का मजबूत होना। ठीक है, स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना। ठीक, खासकर हम अभी बात कर रहे हैं जूनोटिक बीमारियों की, तो उनके लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आपको पता है एआई कितना बढ़ रहा है, एआई का प्रयोग करो। ठीक, क्लियर पॉइंट। तो इस तरह की चीजों से हम जो स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं हैं उनको समाधान कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट। चलो, क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट हमारा है कि एक मिनट देना भाई। उत्तराखंड में पहली बार नैनीताल जिले की पर्यटक वहन क्षमता का आकलन किया गया, न्यूज है ये। तो भाई इसका उद्देश्य क्या है, पहला मुझे बताइए उद्देश्य क्या है। किस उद्देश्य के साथ उत्तराखंड ने पहली बार नैनीताल जिले को पर्यटन वहन क्षमता का क्या किया है, आकलन किया जाएगा। क्या उसकी वहन क्षमता है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि जो अनियंत्रित पर्यटन है, जैसे कि जब पर्यटन जाते हैं तो वाहनों की संख्या बढ़ती है, जनसंख्या दबाव बढ़ता है। ठीक है, जिससे क्या होता है आप सभी को पता है, भूस्खलन एक बहुत बड़ा रीजन रहता है। ठीक है, तो जब जनसंख्या दबाव बढ़ता है तो उससे क्या है, नुकसान होने लगता है। लैंडस्लाइड हो गया, ठीक है, कुछ और भी हो गया, कोई भी रीजन हो सकता है। तो उन सब को बचाव के लिए सरकार चाहती है एक दीर्घकालिक रणनीति। इसके लिए सरकार ने किया है कि उत्तराखंड में नैनीताल जिले के लिए पर्यटक वहन क्षमता का आकलन किया है। यानी क्या कैपेसिटी है ये जानने के लिए उत्तराखंड सरकार ने पहली बार ये सब किया है। ठीक है, इससे पहले 2024 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि नैनीताल जिले को यात्री वहन क्षमता और पर्यावरणीय संवेदनशील के आधार पर वर्गीकृत किया जाए, यानी कि डिफाइन किया जाए। ठीक है, वहन क्षमता और पर्यावरण संवेदनशीलता दोनों के आधार पर वर्णन किया जाए। अब क्वेश्चन ये है कि वहन क्षमता क्या होती है, क्या होता है वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी। ये वर्ड आ रहा है बार बार, इससे हम क्या समझते हैं? ठीक है, तो पहले वर्ड को समझते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो वहन क्षमता क्या होती है? यह किसी भी क्षेत्र में, डेफिनेशन सुनो ध्यान से, यह किसी भी क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर एक निश्चित जनसंख्या
की ही आवश्यकताओं का पूरा करने में सक्षम होती है। यानी कि एक निश्चित जनसंख्या के लिए उपलब्ध संसाधन जो उसकी आवश्यकता के लिए है, ये क्या हो गया, ये हो गया उसकी कैरिंग कैपेसिटी। क्लियर पॉइंट। ये कैरिंग कैपेसिटी किस पर निर्भर करती है, तो यह दो कारकों पर निर्भर करती है। नंबर एक जैविक कारक, नंबर दो ये दो कारकों पर निर्भर करती है, जैविक कारक और अजैविक कारक। ठीक है, जैविक कारक और अजैविक कारक। तो अजैविक कारक में हम बात करें जैसे कि पृथ्वी हो गई, भूमि हो गई ना, जलवायु हो गया। वही हम जैविक की बात करें तो क्या हो गया, एग्जाम्पल समझे तो वनस्पति हो गया, हाइड्रोलॉजी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, क्लियर पॉइंट। अब मुझे बताइए कि आकलन जब हम कर रहे हैं किसी चीज का, तो उस आकलन करने के लिए एक अप्रोच होती है। तो क्या अप्रोच रखी गई इस आकलन को करते समय, कोई बताएगा जो ये बताए कि इस आकलन को करते समय क्या अप्रोच रखी गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस आकलन करते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज रखी गई थी जलवायु परिवर्तन के कारण जो तापमान वृद्धि है उसको, ठीक है, प्रदूषण हो गया, जल संकट हो गया, ठीक है, इन सब के लिए इसे लागू किया जाए, ये अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बायो कैपेसिटी ओवरशूट अप्रोच होना चाहिए। ये क्या होता है, यह एक मानदंड है, यह बताता है कि मनुष्य पृथ्वी की प्राकृतिक प्रणालियों पर किस तरह से दबाव डाल रहे हैं और हर साल कुछ महीनों के भीतर ही हम प्राकृतिक प्रणालियों की कुल वार्षिक उत्पादकता का उपभोग कर लेते हैं। उदाहरण के लिए अर्थ ओवरशूट डे। नहीं तो यहाँ पर दोबारा सुन लीजिए। बायो कैपेसिटी ओवरशूट अप्रोच क्या है, यह एक मानदंड है जो बताता है कि हमने प्रकृति पर दबाव डालकर, किस तरह से दबाव डालकर कुछ हर साल कुछ महीनों के भीतर ही हम प्रकृति प्रणाली की वार्षिक उत्पादकता का उपभोग कर लेते हैं। यानी कि हम जो पृथ्वी की वार्षिक उत्पादकता है उसे एक महीने में या कुछ महीनों में ही उसे क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी कि हम कर रहे हैं ओवर एक्सटेंशन। क्लियर पॉइंट, क्लियर। चलो ये हमारा न्यूज था आज का। तो आप याद रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पहली बार नैनीताल जिले में क्या किया गया है, पर्यटन वहन क्षमता का आकलन किया गया। क्या होता है, कैसे होता है, आप सबको पता चल गया है। नेक्स्ट न्यूज हमारा है पैठणी साड़ी। पैठणी साड़ी क्या होती है, तो आप सभी को पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक मासिक कार्यक्रम होता है मन की बात, याद है। तो उन्होंने पैठणी साड़ियों की जो पारंपरिक शिल्पकला है, पैठणी साड़ियों की जो पारंपरिक शिल्पकला है उसकी प्रशंसा की। ठीक है, अब प्रधानमंत्री जी इस चीज की प्रशंसा कर दे तो यह तो अपने आप में ही क्या हो गया, बहुत बड़ी ब्रांडिंग हो गई। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा हमारे लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन गया, भाई हमारा जो बोर्ड है वो तो पूछेगा ना। तो बात करते हैं पैठणी साड़ी को लेकर। पैठणी साड़ी महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। किससे बिलोंग करती है बेटा, ये बिलोंग करती है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, महाराष्ट्र। ठीक है, इसे महावस्त्र भी बोलते हैं। क्या बेटा, इसे महावस्त्र भी बोलते हैं, महावस्त्र। एक से महावस्त्र भी बोलते हैं, आप याद रखेंगे। खासियत क्या होती है, यह शुद्ध रेशम और सोने की जरी से बुनी जाती है। यानी कि शुद्ध रेशम और सोना हो गया, उसकी जड़ी से बुना जाता है। इसे जब बुना जाएगा तो विभिन्न प्रकार के रंगों को इसमें परोया जाएगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट, क्लियर यहां तक समझ में आ गया। शुरुआत कब से मानी जाती है, इसकी शुरुआत मानी जाती है ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से। शुरुआत ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से इसकी शुरुआत मानी जाती है। क्लियर पॉइंट, ठीक है। इंपोर्टेंट क्यों है, इससे इंपोर्टेंट एक और है कि इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। जीआई टैग मिला था और कब मिला है, 2010 में। कब मिला है, 2010 में इसे जीआई टैग भी दिया गया है। क्लियर पॉइंट। तो ये चीज हमारी पैठणी साड़ियों से संबंधित इंपोर्टेंट चीज जो हमें कवर करनी थी। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज हमारा है माजुली द्वीप।
तो आप मालदीव द्वीप के बारे में जानते हैं कि मालदीव द्वीप के लोग ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कंचन के पेड़ लगाकर नदी के तट के कटाव से निपटते हैं। ये न्यूज है, ठीक है। आप सभी को पता है जो मालदीव नदी द्वीप है वह विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है साहब, तो यह है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है, क्लियर पॉइंट है। 2016 में भारत का पहला नदी द्वीप जिला बना। तो भाई माजुली क्या है, 2016 में ये जिला द्वीप भी बन गया है पहली बार। दोबारा सुन लीजिए पॉइंट कि 2016 में यह भारत का पहला नदी द्वीप जिला बन गया है। क्लियर पॉइंट, क्लियर है। मुझे एक चीज बताइए कि जब हम पढ़ रहे हैं माजुली द्वीप, ठीक है, तो सिर्फ एक ही नदी है या और नदियों का भी है कुछ साझेदारी, कुछ कंट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत होता होगा, या फिर सिंगल ही एक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, वह मालदीव द्वीप का निर्माण करती है? तो ऐसा नहीं है। यह दक्षिण में ब्रह्मपुत्र नदी और उत्तर में खेरकुटिया ज्योति प्लस सुबनसिरी नदी द्वारा निर्मित द्वीप है, यानी कि 3 नदियों का नाम लिया जाता है। तो जिसे आप पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का द्वीप, वह बेसिकली तीन नदियों से मिलकर बना है। कौन कौन सी नदी है बेटा? ब्रह्मपुत्र नदी, खेरकुटिया ज्योति नदी और थर्ड है हमारा सुबनसिरी नदी। कौन सा? सुबनसिरी नदी के द्वारा इसे बनाया गया है, ठीक है, क्लियर पॉइंट, राइट। जब द्वीप है तो वहां पर आर्द्र भूमि की संभावना भी बहुत ज्यादा रहेगी। एक सब तो है नहीं कि यहाँ दीवार है और सीधा पानी और सीधा क्या द्वीप, ऐसा नहीं होता ना, बीच का लेवल भी होता है जिसे हम बोलते हैं आर्द्र भूमि। तो यहाँ पर आर्द्र भूमि की भी, यह चारों तरफ से आर्द्र भूमि से भी घिरा हुआ है, ठीक है, पॉइंट क्लियर है, ठीक। यहाँ की जो आर्द्र भूमि है उसका एक नाम है, स्पेसिफिक नाम बोला जाता है इसे, और इसे बोला जाता है चापेरिस। क्या बोला जाता है? चापोरिस, क्लियर पॉइंट, चापोरिस। आप याद रखेंगे चापोरिस किससे संबंधित है? तो चापोरिस आर्द्र भूमि है जो माजुली द्वीप के आसपास पाई जाती है और इसका स्थानीय नाम क्या है? चापोरिस है। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है, यानी कि यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इसको शामिल किया गया है। क्लियर पॉइंट, क्लियर भाई, चलो बस इतना ही था। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज हमारा है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन क्या होता है? यह एक टेक्नोलॉजी है जिसे डॉक्टर कुछ विकारों को, कुछ कमियों, कुछ बीमारियों के इलाज के लिए मस्तिष्क के विशेष हिस्सों में इलेक्ट्रोड क्या करते हैं? इंजेक्ट करते हैं, प्रत्यारोपित करते हैं, ठीक है। बात करेंगे डीबीएस को लेकर। डीबीएस क्या है, ठीक है साहब? तो पहले हम बात करेंगे कि डीबीएस क्या है। डीबीएस क्या है? तो डीबीएस क्या है, कॉन्सेप्ट समझे तो इलेक्ट्रोड छाती में त्वचा के नीचे लगाए जाने वाले पेसमेकर जैसे उपकरण से जुड़े होते हैं। जो इलेक्ट्रोड है इंजेक्ट किए जाते हैं वो छाती पर लगे पेसमेकर से जुड़े होते हैं, जो असामान्य मस्तिष्क गतिविधियों को समायोजित करने के लिए विद्युत आवेग भेजते हैं, ठीक है। आपने पेसमेकर देखा है जो हार्टबीट को कंट्रोल करता है, ठीक है, उसके लिए बनाता है पेसमेकर। तो क्या कर रहा है ये पेसमेकर होता है, उसके साथ क्या कर रहा है? समन्वय में बिठा रहा है, ठीक है, तक गतिविधियों को क्या कर सकें? कंट्रोल कर सके, समायोजित कर सके, ठीक है। ये काम कैसे करता है, क्या कॉन्सेप्ट है? डीबीएस जो है वो न्यूरॉन्स के समूहों के आपसी इंटरेक्शन में तरीके को बदलकर काम करता है, ठीक है, ठीक। मुझे बताइए डीबीएस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, ये डीबीएस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? पता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि डीबीएस का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, कहाँ कर सकते हैं, ठीक है, बताइए। तो डीबीएस का प्रयोग हम कर सकते हैं पार्किंसंस रोग में, हम कर सकते हैं डिस्टोनिया में, ठीक है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट रोग्स के लिए भी हम डीबीएस का प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक, क्लियर पॉइंट। चलो, तो बहुत ही छोटी न्यूज थी इसलिए बहुत जल्दी कवर भी हो गई। नेक्स्ट हमारा है एक्सेलेरोमीटर। एक्सेलेरोमीटर के बारे में बताइए। तो गूगल की एंड्रॉयड
भूकंप भूकंप चेतावनी सिस्टम ने फोन एक्सेलरोमीटर सिग्नल का उपयोग करके 18,000 से अधिक भूकंपों का पता लगाया। ये न्यूज है। अब आते हैं स्टैटिक पार्ट पर। स्टैटिक पार्ट हमारा बनेगा कि एक्सेलरोमीटर होता क्या है, फिर तो इसके बारे में जानिए करता क्या है। तो एक्सेलरोमीटर क्या है? एक उपकरण है जो त्वरण को नापता है, एक्सेलरेशन को मापता है और मानव गति, ठीक है, और मानव गति की बारंबारता तथा एक रिपीटिशन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी तथा तीव्रता का पता लगाता है। ठीक है, तो क्या काम रहेगा इसका? इसका है एक्सेलरेशन को नापना, मानव गति की जो बारंबारता है, रिपीटेशन है, उसको मापना, साथ ही साथ तीव्रता का पता लगाना। यह किसका काम है? ये एक्सेलरोमीटर का कार्य है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सिस्टम की, तो एक्सेलरोमीटर न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार काम करता है। गति का दूसरा नियम क्या है? F बराबर ma। इसके अकॉर्डिंग वह काम करता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर? आप बताइए मुझे, इसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं? इसका उपयोग हम कर सकते हैं स्मार्टफोन्स में, हम कर सकते हैं लैपटॉप में, हम कर सकते हैं डिजिटल कैमरे में। ठीक है, इसका प्रयोग हम इन सब जो डिवाइसेज हैं इनकी डिस्प्ले को घुमाने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या हम किसी वाहन का प्रयोग कर सकते हैं? जी हाँ, तो एयर बैग को ट्रिगर करने के लिए इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, राइट। और हम ड्रोन की बात करें, ड्रोन उड़ान के दौरान दिशा स्थिर करने के लिए भी एक्सेलरोमीटर का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है। चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट न्यूज हमारा है बृहदेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? बृहदेश्वर मंदिर के बारे में जानेंगे। तो हाल ही प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के बृहदेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। आप सभी को पता है, ये न्यूज है। हम थोड़ा जानेंगे बृहदेश्वर मंदिर के बारे में। तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तंजावुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये कहाँ स्थित है? ये तंजावुर में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? तंजावुर में स्थित है। और किस शासक के द्वारा इसे बनवाया गया था वो देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम इसकी वास्तुकला कैसी है, ठीक है, किस कार्यकाल का है। तो यह चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। चोल साम्राज्य, यह चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसकी जो वास्तुकला है वो द्रविडियन वास्तुकला है। कैसी? द्रविडियन वास्तुकला है। द्रविडियन वास्तुकला, ठीक है सर, क्लियर पॉइंट है। द्रविडियन वास्तुकला है इससे संबंधित, समझ में आ गया। और यह भगवान शिव को समर्पित है। किस समर्पित है? यह भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित है। किस शासक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था? तो राजा राज प्रथम जो कि चोल वंश के शासक थे, इन्होंने इसको निर्माण कराया था। और यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी क्या है? नामित है। यूनेस्को साइट में भी इसका जिक्र है, ये वहां पर मेंशन है। ठीक है, हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। गंगाटोलेश्वरम ऐरातेश्वर मंदिर हम ये सब चीज पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो अब बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ और जैविक प्रमाणन की हम बात करेंगे। तो एपिडा ने जैविक प्रमाणन के खिलाफ लगाए गए कुछ आरोपों का खंडन किया है। बात करेंगे भारत में जैविक प्रमाणन के बारे में जानेंगे। तो जैविक प्रमाणन राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम, इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत एपिडा के द्वारा लागू किया जाता है। यह कार्यक्रम प्रमाणन एजेंसियों की मान्यता, जैविक उत्पादन के लिए मानव जैविक खेती एवं विपणन को बढ़ावा देने के लिए जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। ठीक है, मैं बात करूं एनपीओपी यानी कि राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के उत्पादन और मान्यता संबंधी प्रणाली, ठीक है, जो मानक होंगे वो यूरोपीय कमीशन और स्विट्जरलैंड जैसे द्वारा उत्पादकों के लिए उनके देश के मानकों के बराबर माना गया है। यानी कि इनके जो मानक हैं, राष्ट्रीय जैविक कार्यक्रम के जो मानक हैं वह स्विट्जरलैंड और यूरोपीय कमीशन जैसे देशों के द्वारा बनाए गए मानक हैं और उन मानकों को फॉलो किया जाता है, उनके बराबर में माना गया है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ये थी, वन लाइनर, अरे कहाँ गया? ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ये था, अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र। क्या था बेटा? अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र। ठीक है, ये भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ है। ठीक है, यह कौन सा संस्करण था? यह 14वां संस्करण था। और बताइए, और
और यह है टेबल टॉप अभ्यास और कंप्यूटर आधारित युद्ध खेल के रूप में से क्या किया गया था, आयोजित किया गया था। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर से संबंधित कंप्यूटर आधारित युद्ध खेल भी शामिल था इसमें, और टेबल टॉप अभ्यास भी इस एक्सरसाइज में शामिल था। ठीक, बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज हमारा है क्या साहब, हैवी वाटर D2O। ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ दिया है, बहुत ही सिंपल सा न्यूज है, बहुत ही छोटा सा है, आप इसे करेंगे घर से कवर। एंड नेक्स्ट हमारा, थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप the video will be useful to you, and I request you to please kindly subscribe the channel to get the more information. Thank you very much.